तो आप अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे और एक एक करके इसको समझेंगे। चलिए, दिल्ली पर जो अधिकार हुआ मुगलों का, तो कैसे करके आगे बढ़ा, एक एक करके हम लोग समझते हैं। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस किया था 650 से लेकर 1200, मैंने 650 से लेकर 1200 तक के ईस्वी के बीच के घटनाओं को हम लोगों ने समझा। बीच के कई छोटे छोटे राज्य जो है बटा हुआ था, लेकिन सन 1200 के बाद उत्तर भारत में दिल्ली के आसपास तुर्कों का एक शक्तिशाली राज्य बना। तुर्क का, इसका तुर्क का शक्तिशाली राज्य बना। इस राज्य के शासक ने लगभग पूरे भारत पर शासन किया। हम इसे दिल्ली सल्तनत कहते हैं। अरबी भाषा में शासकों को क्या कहा जाता था? सुल्तान कहा जाता है। इन्हीं कारण राज्य को सल्तनत कहा जाता था। सुल्तान और राज्य को क्या कहा जाता था? सल्तनत। दिल्ली सल्तनत लाइन से करती है। जैसे 5 वंश हुए, कौन कौन से? गुलाम वंश हुए, तुगलक वंश हुए, खिलजी वंश हुए, सैयद वंश हुए, लोधी वंश हुए। 5 वंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कितने वंश के बारे में पढ़ेंगे हम लोग? 5 वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। 5 वंश के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। कौन कौन से वंश हैं? गुलाम वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। सबके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मोहम्मद गोरी से। ये मोहम्मद गोरी है कि गोरा है? गोरी, मोहम्मद गोरी। चलिए, सॉरी, नाम गड़बड़ नहीं होना चाहिए। मोहम्मद गोरी। उत्तर अगर भारत के इतिहास में अगर बात करें हम लोग, उन दिनों में भारत के उत्तर पश्चिम और राज्य अफगानिस्तान में तुर्किस्तान से आए हुए तुर्क सुल्तानों ने अपना स्थापित कर लिया था। तब ये लोग कहाँ से आए थे? अफगानिस्तान से आए थे, तुर्किस्तान से आए थे। इन लोगों, तुर्किस्तान से आए हुए लोगों को क्या कहते हैं? तुर्क कहते हैं। अपना राज्य स्थापित कर लिए थे ये सुल्तान। अपने राज्यों को बढ़ाने के लिए आपस में क्या करते थे? लड़ते थे। और इन्हीं राज्यों में से एक था गोर, जिसका सुल्तान था मतलब राज्यों में एक था गोर। ठीक है, उसी में सुल्तान था जिसका नाम था मोहम्मद गोरी। वह कई तुर्की सुल्तानों कई तुर्की सुल्तानों से लड़ा था। ठीक है, अब यहाँ पर हम थोड़ा कुछ चीज़ों को हम दिखाना चाहते हैं कि ये कौन कौन सा, जैसे रेड वाला सल्तनत क्षेत्र है। तो देखिए, इंडिया में अगर अगर आपको दिखाना है कि इंडिया में सल्तनत, दिल्ली सल्तनत जो है कहाँ से, तो यहाँ पर पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, इस सब एरिया में यहाँ से ये लोग एंट्री मारे हैं। और कहाँ कहाँ तक जाकर, कहाँ कहाँ तक इस एरिया में वे लोग कवर किए हैं। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत का एरिया अगर आपको आएगा बनाने के लिए, तो आप लोग यहाँ से भर सकते हो, यहाँ से पूरा यहाँ तक, है ना। ये दिल्ली सल्तनत का एरिया था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने वे क्या किया, लड़े थे बहुत। और साथ में, लेकिन ख्वारिज्म, पूर्वी ईरान का एक राज्य के ख्वारिज्म के शाह ने वह से नहीं जीत पाए। किसे नहीं जीत पाए? ख्वारिज्म के शाह से ने, इसलिए अपने राज्य को बढ़ाने के लिए अपने आसपास भारत की ओर बढ़ने के अलावा कोई उपाय नहीं था। मतलब अब अपना एरिया जो है जीतने के बाद, तो जो है जहाँ पर नहीं जीत पाए, तो उसके बाद भारत की तरफ बढ़ने लगे। उसने सबसे पहला पंजाब क्षेत्र को के मुल्तान को जीता। फिर गुजरात को जीतने के लिए आगे बढ़ा। फिर उन दिनों समुद्री व्यापार के कारण गुजरात
राज्य काफी संपन्न और शक्तिशाली था, लेकिन गुजरात का राजा का नाम जो था मूल राज द्वितीय ने 1178 ईस्वी में हरा दिया। तो हार गया मोहम्मद गौरी। गुजरात में हार कर गौरी ने सोचा कि पहले पंजाब का पूरा अधिकार करना चाहिए। पंजाब का शासक ताकतवर नहीं थे, इसलिए धीरे धीरे गौरी ने पूरे पंजाब का अपने अधिकार में कर लिया। अब राज्य की सीमा पृथ्वीराज चौहान के राज्य की सीमा तक पहुंच गई। मतलब अब उस समय जैसे ही जीता किसको, पंजाब को, अब पृथ्वीराज के चौहान के एरिया में पड़ने लगा। पंजाब को जीतने के बाद गौरी दिल्ली विजय किए जाना कि अब हम दिल्ली को पे ही राज करेंगे, दिल्ली पे भी मेरा राज होना चाहिए। तो उसी समय उसके पहले, दिल्ली पे राज के पहले उनको किससे मुकाबला करना पड़ा, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिसका नाम था राय पिथौरा। राय पिथौरा नाम था, ठीक है। उन दिनों दिल्ली और अजमेर पर चौहान वंश के राजपूत राजा पृथ्वीराज तृतीय का शासन था, और वे एक शक्तिशाली महत्वाकांक्षी राजा थे। कौन? पृथ्वीराज। पृथ्वीराज का नाम सुना ही होगा। मोहम्मद गौरी की तरह पृथ्वीराज भी अपने आसपास के राजाओं से लड़कर राज्य को बढ़ाना चाहते थे। अंत में उन्हें उससे भी गुजरात पर हमला किया था, लेकिन गौरी की तरह पृथ्वीराज भी राजा भीम से हार गया था। किससे हार गया था? भीम से हार गया था। फिर भी उन्होंने पूर्व दिशा की ओर जीतना चाहा, है ना। मेरे दोनों का सब राजा सोच रहे कि हम जीते, ऐसे चल रहा था कहानी, ठीक है। मगर हुआ क्या, असफल रहे। अपने राज्य को बढ़ाने के लिए उनके पास एक भी उपाय नहीं था। वह पंजाब की ओर बढ़े, और मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज के साथ युद्ध करना स्वाभाविक था कि वही होगा ही होगा, क्योंकि जिस चीज को वो लोग जीतना जा रहे हैं वो दो लोग हैं। दो लोग जो है, एक तरफ पृथ्वीराज चौहान, एक तरफ मोहम्मद गोरी, तो दोनों का युद्ध होना जरूरी है ना। गौर, अजमेर, गुजरात, इन सब चीज के बारे में भी डिस्कशन किया गया है ना। अब क्वेश्चन भी आता है कि क्यों जरूरी हो गया पृथ्वीराज और गौरी के बीच में लड़ाई करना। तो दोनों का जो लक्ष्य था वो आगे बढ़ना था, और दोनों के बीच में एक चीज आ रही थी, गुजरात, ठीक है। उसके बाद इसी बीच में हुआ तराइन का युद्ध। अब तराइन का युद्ध कैसे हुआ देखते हैं। तो तराइन के युद्ध में क्या हुआ, नाम कैसे पड़ा, 1191 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन नामक जगह पर प्रथम युद्ध हुआ। इसमें गोरी को पृथ्वीराज ने हरा दिया, ठीक है। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी बुरी तरह घायल हो गया, मुश्किल से बचकर निकल भागा। वापस लौटकर गोरी ने एक और युद्ध की तैयारी की। अगले साल 1922 में, एक साल बाद ही में, तराइन के मैदान में फिर से युद्ध हुआ। पृथ्वीराज की सेना बहुत बड़ी थी, उसमें उसमें पैदल भी थे, सैनिक भी थे, हाथी घोड़े थे, कई छोटे राजा सामंत अपनी मैंने बहुत सारों को मदद से मंगा लिए थे। पृथ्वीराज की मदद के लिए आए थे, ठीक है। लेकिन गोरी सेना बहुत छोटी थी और उसमें हाथी नहीं थे। इस लेकिन उसके पास तेज दौड़ने वाले घोड़े थे, कुशल घुड़सवार सैनिक थे, और घोड़े के चलते तीर चला सकते थे। जब गोरी घुड़सवार ने पृथ्वी के हाथियों पर वार किया, तो हाथी पीछे हटकर भागने लगे और सेना में तबाही मच गई। अंत में पृथ्वीराज की क्या हो गई? हार हो गई। पृथ्वीराज की हार हो गई, ठीक है। हार हो गई। उसके बाद तराइन का जो है दूसरा युद्ध था, दिल्ली में राजपूतों की जगह पर तुर्कों का शासन स्थापित हो गया। मोहम्मद गोरी जीत गया। अब मोहम्मद गोरी के तुर्क सेनापतियों ने तेजी से उत्तर भारत पर कब्जा कर लिया, उत्तर भारत पर पूरा कब्जा हो गया। अब तुर्क जो है जीतने लगे, और पृथ्वीराज चौहान हार गए, ठीक है। उसका तो तुर्क जो है जीते, उसका कारण क्या था? तुर्क की सफलता का कारण क्या था? तुर्क लोग इतनी तेजी से कैसे सभी प्रमुख राजपूत राजाओं को हरा पाए? राजपूत राजा उनके क्यों हारे, इसे सवाल बनते जाता है ना। कुछ इतिहासकार का मानना है कि राजपूत राजाओं का पारस्परिक मतभेद भी एक प्रमुख कारण है। मतलब आपस में ही लड़ते रहते थे राजपूत, और राजा जयचंद की भूमिका महत्वपूर्ण है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि तुर्क जीते क्योंकि उसके पास फुर्तीले तीर चलाने वाले घुड़सवार थे। अब वे युद्ध भूमि में तेजी से दुश्मन को टूट पड़ते थे, अपना बचाव कर भी लेते थे, और उनके युद्ध करने के तरीके साधन राजपूत से बेहतर थे, इसलिए जीत गए। तो ये बात हो गई है तुर्कों की। तुर्कों ने जीत लिया, दिल्ली पर अधिकार हो गया। अब बात करेंगे, बात हमारी बढ़ेगी गुलाम वंश के ऊपर। गुलाम से सुल्तान कैसे लड़े थे, तो गुलाम से सुल्तान कैसे लड़े, इस टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाएंगे अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में, ओके।
अगले टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे गुलाम वंश से सुल्तान ने कैसे कैसे उसके युद्ध के साथ मुकाबला किया आपस में। मिलते रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, घंटा दबा दें। बाय बाय।